तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये 7 है, ठीक है। और निगबोरिंग कंट्री तक हम लोग पहुंचे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 7 प्रमुख निगबोरिंग कंट्री जो हैं भारत के हैं। कौन 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 सी निगबोरिंग कंट्रियां हैं भारत की? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। भूटान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और एक चीन हो गया। यानी यह स्थल रूप से लगते हैं और समुद्र से मालदीव, इधर थाईलैंड और यहाँ इंडोनेशिया। श्रीलंका भी तो लगती है समुद्र। हाँ, श्रीलंका भी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पुराना मैप है। अब ये कंडीशन हो गई है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया है? लद्दाख का हो गया है ना, और ये JNK का हो गया है। भारत में करंट में कितने स्टेट हैं? 18 और यूनियन टेरिटरी 8 कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार बता रही हैं, लक्षद्वीप बता रही हैं, 2 हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, दमन एंड दीव हो गया, दमन एंड दीव और ये नागर हवेली, ये मर्ज हो गया शायद, और लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, बस। और चंडीगढ़ हो गया। चल, कितने स्टेट ऐसे हैं बेटा जो कोस्टल लाइन पर हैं? कितने हैं टोटल? 9। नोट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और होना चाहिए ना, 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कोस्टल लाइन पे 2 इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, और यहाँ पर पौंडीचेरी। याद रखना, पौंडीचेरी की टेरिटरी 3 राज्यों में फैली हुई है, कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में, यनम आपका आंध्र प्रदेश में, और माहे जो है यह केरल में, ठीक है। माहे जो है आपका कहाँ है? केरल में। तो पौंडीचेरी की टेरिटरी कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को, सोचिए नहीं। फटाफट नोट करें, ठीक है। चलिए, क्या क्या लिखा आपने? माहे कहाँ पर है? केरला में, कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में, और यनम आंध्र प्रदेश में। यनम आंध्र प्रदेश में। हाँ, कराईकल और पौंडीचेरी ये दोनों तमिलनाडु में। ये सब पौंडीचेरी की टेरिटरीज हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है जहां पर देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इस मैप को थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह ट्रांस हिमालय का पोर्शन है। किसका है? और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे नॉर्थ में काराकोरम, देन लद्दाख और देन जास्कर। नॉर्थ टू साउथ काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर श्रेणियां काराकोरम रेंज में ये सब अवेलेबल हैं। इन अदर हैंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काराकोरम रेंज में ही है आपका इंडिया का हाईएस्ट पीक गैडविन आस्टिन, माउंट K2 जिसे कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? भारत का हाईएस्ट पीक यही है K2 गैडविन आस्टिन, ठीक है। नहीं, गैडविन आस्टिन, इन्होंने खोजा था क्या इसको? हाँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी यहाँ पर फ्लो करती हुई फिर आगे बढ़ जाती है। बाद में सतलज नदी यहाँ से एंट्री लेती है और यहाँ आकर के कराची के पास कराची के पास कह रहे हैं, यहाँ मुल्तान में आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। उससे पहले ये सभी अलग अलग नदियाँ क्या होती हैं, इनके साथ मिल करके इसकी ट्रिब्यूटरीज को कंप्लीट करते हैं, जिनमें कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, व्यास, रावी, ठीक है, और सतलज तो खुद है अपने आप में। अब इनके कुछ प्राचीन नाम भी हैं, जैसे प्राचीन काल में सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था, व्यास को विपासा, ठीक है, रावी को परुष्णी, चिनाब को अश्किनी, झेलम को वितस्ता, ठीक है। झेलम अब भारत में पड़ती है? हाँ, झेलम है, बिल्कुल है। चिनाब भी है भारत में। गए हैं आप? अच्छा। इसके अलावा ये गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकल के आगे आ रही है और इधर से यमुना नदी आकर के इससे मिल रही है प्रयागराज के पास। यमुना में इसकी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, केन और बेतवा। और इसके अलावा यहाँ से एक नदी आगे बढ़ेगी जो यहाँ पे आकर के मिलेगी, उसका नाम सोन है, ठीक है। याद रखिएगा, गंगा के दाहिनी साइड से मिलने वाली दो प्रमुख नदियों का नाम यमुना और सोन नदी, ठीक है। बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, वह लेफ्ट साइड से आकर के मिलती हैं। राइट साइड से सबसे बड़ी यमुना और सोन, ठीक है। इसके अलावा ये रेंज आप देख रहे हैं, ये अरावली रेंज है जो गुजरात से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। माउंट आबू गुरु शिखर इसका क्या है? हाईएस्ट पीक है। दिल्ली में इसका हाईएस्ट पीक रायसीना हिल्स है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पर इस्टेब्लिश है। गुरु शिखर माउंट आबू बताया था, आप भूल गए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर उस पर अवेलेबल है, याद आया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विंध्यन रेंज है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में महादेव, मैकाल और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी पाई जाती है। राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी पाई जाती है। धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ महादेव श्रेणी पर है, इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और मैकाल श्रेणी अमरकंटक की पहाड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो वेस्ट फ्लोइंग बनती है, और दूसरी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट चली जाती है जो सोन नदी है। तो याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, एक सोन और एक नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के नीचे यह सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में ही आपका राजपीपला, महादेव और मैकाल अभी आपने लिखा। इसके जस्ट नीचे जो वैली बनती है उससे तापी नदी फ्लो करती है। तो वेस्ट फ्लोइंग नदियों में दो इम्पॉर्टेंट नदी नर्मदा और तापी, ठीक है।
सोन कहाँ से आ जाएगी? सोन जब यहाँ गंगा नदी से आके मिल रही है तो पटना में, ठीक है। इसके अलावा यह आपका वेस्टर्न घाट माउंटेन है। वेस्टर्न घाट माउंटेन गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक है, यानी 6 राज्यों में। नोट करें, 6 राज्यों में, ठीक है। और पूर्वी घाट पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियां एक नोड पर आकर के मिलती हैं और वह नोड है आपका नीलगिरी पर्वत। नोड घाट सर कौन कौन से? ईस्टर्न घाट बेटा वेस्ट बंगाल में, यहाँ देखो राजमहल हिल्स से होते हुए आगे यहाँ महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, श्रीशैलम, और फिर आगे यहाँ पर आपका आकर के वेस्टर्न घाट से इस नोड पर मिलती हैं, जहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला तीनों की बाउंड्री साझा होती है। इस नोड को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, नीलगिरी पर्वत। हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। दोदा? हाँ, दोदा बेटा। यहीं पर टोडा ट्राइब रहती है, टोडा ट्राइब, यहीं पर टोडा ट्राइब रहती है, ठीक है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर एक गोट की स्पीसीज पाई जाती है, बकरी की, नीलगिरी ताहर, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है जी। यहीं पर एक पर्यटक स्थल है ऊटी, ठीक है। यहीं पर एक पर्यटक स्थल भी है ऊटी, ठीक। इसी के आगे अनाईमुडी की पहाड़ियां हैं, जिस पर साउथ इंडिया की अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, जिस पर अनाईमुडी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ही क्या है बेटा? अनाईमुडी है। अनाईमुडी भारत के दक्षिण भाग की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई, भारत की दक्षिण भाग की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर अप्रॉक्स जो है इसकी पीक है, किसकी? अनाईमुडी की, ठीक है। 2965, क्लियर है। एक पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ, जरा ध्यान दीजिए मैप की तरफ। वेस्टर्न घाट माउंटेन आपने जो देखा, पर्वत जो देखा आपने, यह डायरेक्ट दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? डायरेक्ट, कहीं भी कटा पिटा ज्यादा। जबकि यहां पर देखिए ये कटिंग, ये कटिंग, ये कटिंग, ये कटिंग। ऐसा क्यों है? वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्यों गायब है? इस मैप में ही जवाब छिपा है। रिवर्स तोड़ करके निकल रही है, ठीक है। अब जरा ये पॉइंट याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट पर्वत जो है वह सतत है, सस्टेन है पूरा एकदम, जबकि पूर्वी घाट पर्वत कटी छटी है, क्योंकि नदियों ने उसको क्या किया है? तोड़ दिया है, काट छाट दिया है। जैसे यहाँ त्रयंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक से त्रयंबकेश्वर गोदावरी बेसिन बनाती है, ठीक है। ये रहा गोदावरी बेसिन। यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है कौन? कृष्णा नदी, कृष्णा बेसिन बनाती है। और यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है कावेरी, कावेरी बेसिन बनाती है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाइए। वेस्टर्न घाट से निकल रही है सारी? हाँ, वेस्टर्न घाट से। अब इसका कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि कई सारी, अब यहाँ पर ये महानदी है, ये महानदी है, ये भी इधर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर महानदी, यहाँ पर गोदावरी, यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर कावेरी, यहाँ पर पेन्नार नदी, ठीक है, यहाँ पर वैगई नदी, ये सब आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ कम हैं। ऐसा क्यों है? भारत की जो हाइट हो सर, वैसे बेंड हो, इस टाइप की थोड़ा सा, इसलिए इस टाइप में फ्लो। इधर आओ। अरे सर
इधर आओ, ऐसे कॉमन सेंस लगा है। चलो इधर आओ। जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सर आयुष, हाँ, आयुष तिवारी। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? अभी सर मार्च अभी किया? सही बताओ, ये जो जवाब दिए हो क्या सोच के दिए हो? ऐसे कॉमन सेंस से कि हो सकता है ऐसे बेंड हो, तो ढलान की वजह से ढला है। आप लोगों का? बहुत बढ़िया, सही सर। वेल डन। देखो, कई बार चीज़ें हमें मालूम नहीं होती, लेकिन अगर दो पल ठहर करके सोचा जाए तो आंसर निकल आता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी जगह गए, सब कुछ है आपके पास, जीपीएस भी है, फ़ोन भी है, लोगों का नंबर भी है, आप पता कर सकते हैं वो जगह, वो दुकान, लेकिन आप अचानक से ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और लोगों से पूछने लगते हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं से ऊपर वाली बिल्डिंग, वो देखिए लगा है बोर्ड, यही तो है। हुआ है क्या कभी ऐसा? कई बार लोगों के साथ होता है कि थोड़ा सा और रुक जाते तो खुद ही ढूंढ लेते, पूछना नहीं पड़ता। तो कई बार चीज़ें हमें मालूम न हो तब भी हम मतलब निकाल सकते हैं। अब रिवर की बात हो रही कि क्या कारण है कि ईस्ट साइड में ज़्यादा रिवर का फ्लो है और वेस्ट साइड में कम है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो आपका वेस्टर्न घाट माउंटेन ही है, जो क्या कर रहा है, एक वाटर डिवाइड बना रहा है, जल विभाजक बना रहा है। और भारत के इस पोर्शन का जो स्लोप है, वो स्लोप जो है यूं है, ये ढलान ऐसे है इसकी, दैट्स वाई रिवर जो है इसी साइड में फ्लो करते हुए जा रही है। ठीक है, पहला पोर्शन तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए, और क्या आपको यहीं पर समझाना है मुझे? यहीं पर आपको एक पॉइंट और भी समझना होगा, जरा ध्यान दीजिए, या ईस्टर्न घाट का जो कोस्ट है, दोनों में चौड़ा सबसे ज्यादा कौन है? ईस्ट वाला। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से ज्यादा क्या है? चौड़ा है। ऐसा क्यों है? सर नदियाँ बहती बहती ज़्यादा सेडिमेंट लाके हाँ, सेडिमेंट्स, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो ये सेडिमेंट और बेसिन बनाती हैं, ये डेल्टाज बनाती हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है ऐसे ही क्वेश्चन कि भारत में कुछ नदियां तो डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने के लिए कारण क्या होना चाहिए? सर एक चीज़ बता दीजिए, ये दीदी ने बताया कि एक तो सेडिमेंट्स वाला, किसने वो भी बताया कि? दीदी ने। अच्छा, दीदी ने। जी दीदी। हाँ, तो एक तो सेडिमेंट वाला पॉइंट ठीक है, दूसरा ये पॉइंट नहीं हो सकता है क्या कि उस साइड में, वेस्टर्न साइड में वो माउंटेन रेंजेस जो हैं उससे भी थोड़ी चौड़ाई कम हो जा रही है वेस्टर्न घाट की? इसकी वजह से? हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैंने सही सोचा और क्या पूछा था मैंने अभी? कि कुछ नहीं बना। हाँ, ये बता रहे थे हम। तो अब इसमें डेल्टा बनने के भी कई सारे कारण होते हैं बेटा, ये जब हम और बड़ी क्लास। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिवर अपने अंदर जो भी फाइनल डिपॉजिट होता है वो ओशन में मिलने से पहले छोड़ देता है वहाँ पर और फिर मिल जाता है। ठीक है, इस डेल्टा का एग्जाम्पल आप बालू के रूप में देख सकते हैं। आपके घर के आसपास जहाँ भी कहीं कुछ निर्माण का काम चल रहा हो और बारिश हो जाए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बालू ऐसे रखा हुआ था और उनमें से कुछ बालू बह करके इतनी दूर फैल गया है। उन्हीं में से कई सारी वेदिकाएं बन गई हैं, ऐसे ऐसे लाइन बन गई है पानी के बहने की, और बीच बीच में बालू ऐसे रहता है। देखा है आपने कभी फैला हुआ बालू ऐसे फैला हुआ है और बीच बीच में से पानी गया हुआ है, ऐसा देखा है? इसी को बेटा डेल्टा कहते हैं। जब रिवर फ्लो करते करते एकदम स्लोप ख़त्म हो जाता है और फाइनल आगे ओशन आ जाता है, तो फिर वो क्या करती हैं, अपने अंदर का सेडिमेंट यहीं पर छोड़ती जाती हैं और पानी फिर मिल जाता है। ठीक है, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समुंदर से मिला, दरिया नहीं रहता, फिर अपना वजूद खो देता है ना।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सब बेटा स्टेटमेंट बनता है यूपीएससी में, पीसीएस में, मैं सीधे बता रहा हूँ। आज बड़ी शालीनता से क्लास आपकी करा रहा हूँ क्योंकि आज भांग नहीं खाया हूँ। जा। समय बता दिया करो किस टाइम पे पढ़ते हैं हम, ठीक है, बवाल ना कर लेना। ठीक है, एक पॉइंट और यहीं पर समझिए। पहले वो तो बता दीजिए जो आपने बोला कि कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती और कुछ नहीं बनाती, क्यों? हाँ, ये पॉइंट बताना था ना, ठीक है, वो बीच में उनका कॉल थोड़ा सा आ गया तो उधर ध्यान चला गया। देखो, डेल्टा बनाने के लिए सबसे पहले तो नदियों के पास सेडिमेंट्स होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, स्लोप होना चाहिए, तब उस तरह का बनेगा, ठीक है। सेडिमेंट और स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और तीसरा पॉइंट है कि उसके रॉक सिस्टम का पैटर्न क्या है, रॉक उसकी बहुत कठोर है या फिर मुलायम है जिसको नदी थोड़ा बहुत तोड़ सके, काट छाट सके, ठीक है। तो ऐसे में इस साइड की जो स्लोप है यहाँ पर नदियों ने थोड़ा काट छाट किया है और सेडिमेंट ले जा करके डिपॉजिट कर पाती हैं और स्लोप इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि यहाँ पर एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न यानी ये क्या है, रिफ्ट वैली से बहती हैं और रिफ्ट वैली जो बना है सो बना है, यानी एक बार ये धंसान हो गया, इसी में बारिश हो रही है तो पानी बढ़ जा रहा है तो आगे बढ़ते हुए चलती चली जा रही है, फिक्स पैटर्न, ठीक है। और चट्टानों का कठोर होना जिसकी वजह से ये डायरेक्ट जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ पर कोई डेल्टा का निर्माण नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर का मिलन होता है, इसको एस्चुरी कहते हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और यह भी बायोडाइवर्सिटी के रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। यहाँ पे सर मछलियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। सर एक क्वेश्चन है कि ईस्टर्न साइड में जो ये माउंटेन रेंजेस हैं ये टूटी टूटी सी है, मतलब थोड़ा जाके फिर आप लेट हो गई थोड़ा सा। अच्छा, मतलब मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि वो नदियों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल। समझ गए बेटा, क्लियर है। आइए और कुछ पॉइंट यहाँ से देखते हैं क्या है। देखिए जो मैं आपको कई दिन से दिखा रहा हूँ, यहाँ मैप में दिख रहा है, गंगा नदी की एक सहायक हुगली आगे बढ़ गई, एक बांग्लादेश में इंटर कर गई, ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है यहाँ से बांग्लादेश में इंटर कर गई और आपस में मिलने के बाद मेघना नदी बन जाती है। याद आया? नहीं याद आया? फिर से याद करिए। यहाँ तक गंगा, नहीं यहाँ पर आइए, यहाँ तक अलकनंदा और इधर से भागीरथी, फाइनली हरिद्वार में गंगा, गंगा कहलाती हुई यहाँ तक, फिर उसके बाद ये हुगली कहलाने लगती है एक पार्ट आगे बढ़ के वेस्ट बंगाल में, और इसका एक पार्ट पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंट्री। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर सांगपो, सांगपो ने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ली, दिहांग कहलाया, दिहांग ने आसाम में एंट्री ली, ब्रह्मपुत्र कहलाया, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री ली जमुना हो गई, और ये दोनों एक पास जहाँ मिली वहाँ से यह मेघना कहलाती, जहाँ पे ये दोनों मिक्स हो मेघना हो गई अब ये नदी, ठीक है। आगे बढ़ती है हाँ, तो मेघना मेघना हो हो जाती जाती है, है। ठीक। ब्रह्मपुत्र ही तो 2 बार मिली ना सर, इधर से भी इधर से भी। कहाँ से? एक बार इधर से आई, कहाँ और से? फिर ये दूसरी किधर से आई? ये इधर इस साइड से ये आ रही है बस, ये तो आपकी पद्मा है। तो है तो ब्रह्मपुत्र ही है। ब्रह्मपुत्र क्यों है? गंगा है उधर से। तो गंगा हाँ, है। गंगा है। जब हिमालय नहीं बना था तब ये साइकिल यूं थी इस नदी की पूरी, हिमालय के बनने की वजह से सब ब्रेक हो गया है, ठीक है। एक फेमस ट्रिब्यूटरी यहाँ सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, तिस्ता नदी, ठीक है। तिस्ता नदी बहुत फेमस नदी है, तिस्ता, क्योंकि यह बाउंड्री क्रिएट करता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। ये तिस्ता नदी हाँ नेचुरल बाउंड्री बनाती है। हाँ, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये पूर्वांचल हिल्स, यहाँ पर
यहाँ मिजोरम में इसे मिलोसिस बेसिन कहते हैं, मिलोसिस बेसिन। मिजोरम में पूर्वांचल पहाड़ियों के एक पार्ट को मिलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगर पूर्वांचल हिल्स का सीक्वेंस आ गया नॉर्थ टू साउथ तो क्या करेंगे? अरुणाचल हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और देन मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, मिलोसिस बेसिन मिजोरम में थोड़ा सॉफ्ट नेचर का रॉक होता है यहाँ पर, मिलोसिस बेसिन। इतना पॉइंट नोट किया आप सबने? चलिए, एक पॉइंट और यहीं पे मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये वाली, आपके दिमाग में ज़रा सा भी नहीं आया कि सर ये बीच में पहाड़ी कहाँ से आ गई? यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो इतनी बड़ी पहाड़ी कैसे? सर इसका फॉर्मेशन आपने मुझे एक बार पता है, बताया थोड़ा था। ध्यान हो रहा है। हाँ? कि जब ये टूटा हुआ था गोंडवाना तब बना लैंड हुआ में, गोंडवाना उस लैंड टाइम में से। ये अलग हुआ तो। हाँ, गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये। और जब ये अलग उस टाइम पे जब हुआ होगा तो ये माउंटेन फॉर्मेशन हुआ होगा, और जब वो अलग हुआ तो ये माउंटेन्स यहाँ आके वो बन गए होंगे, प्रॉपर्ली सेट हो गए। नहीं, गलत है पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी। देखो, वो भ्रंश की बात थी और फोल्डेड माउंटेन और प्लस यहाँ कहीं भ्रंश बन गए थे सब, तो यहाँ सतपुड़ा रेंज वगैरह बना। बट ये जो बना है यह भी फॉल्ट की वजह से ही क्रिएट हुआ है। कैसे? थोड़ा सा शायद ये मैप तुम लोगों का ज्योग्राफिकल होता और क्लियर दिख रहा होता तो मैं समझाता। आओ जरा फील करो, फील क्या करना है, शायद साफ साफ दिख रहा है। जरा वाइटनेस देखो तो, ये वाइटनेस दिख रही है क्या? इंडिया के चारों तरफ वाइटनेस दिख रही है, समुद्र में अंदर ही अंदर। बताओ, इसको कॉन्टिनेंटल शिफ्ट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या शिफ्ट नहीं, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय विस्तार। ये क्या है? दरअसल ये पहले क्या थे बेटा, ये ऊपर में यूं ऐसे थे, ये भारत था। बीच में फॉल्ट क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ यहाँ पे टक्कर चल रही थी, तो यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से कुछ वर्षों के बाद, मतलब हजारों वर्षों में, ये फॉल्ट इतना बढ़ा कि ये जो द्वारका है, आज समुद्र के अंदर है द्वारका। क्यों अंदर है? क्योंकि ये पोर्शन धंस गया। अब बताओ, कोई यूं पोर्शन है बराबर, ये आपका क्या है, बराबर है, ठीक है। और जरा सोचो कि अचानक से ये वाला पोर्शन जो है नीचे धंस जाए, अब ये यही है, तो तुम यहाँ बैठी हो बेटा, ठीक है, अब ऊपर देख रही हो तो तुमको पहाड़ जैसा दिखेगा ही ना, ऊंचा हो गया। वो सेम वही पोजीशन कहानी हुई है यहाँ भारत के साथ, कि यह क्या हुआ है आपका, नीचे धंस गया, तो ये ऊंचा उठा हुआ पार्ट पर्वत हो गया। ठीक है, मतलब वो जो नीचे धंस गया वो भारत का ही पार्ट है। भारत का ही पार्ट है वो, ठीक है। भारत ईस्टर्न साइड में भी ऐसा ही है बेटा, ईस्टर्न साइड में भी इसी तरह का था, तो फिर वो धंस गया। लेकिन ईस्टर्न साइड वाला क्या है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर भर भी रहा है। क्यों? सेडिमेंट्स की वजह से, डेल्टा उसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों की पहुँच बहुत अच्छी है। यहाँ बंदरगाह जो है ठीक ठाक बने हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो पोर्ट आप देखिएगा आपके ईस्ट साइड में, क्योंकि उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर आपको जो बताया जाए, अब ये अरावली की जरा पोजीशन देखिए, पोजीशंस ऑफ अरावली। अरावली साउथ वेस्ट मानसून के डायरेक्ट, साउथ वेस्ट मानसून के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, बल्कि जब साउथ वेस्ट मानसून यूं आगे बढ़ रहे होते हैं समुद्र से, तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल पड़ जाता है, जिसकी वजह से यह आगे बढ़कर हिमालय से टकरा के इन एरियाज में तो बारिश करते हैं, बट यहाँ बारिश नहीं हो पाती। अगर यही अरावली श्रेणी यूं होती तो फिर ये
हवाओं को रोकती और उनके वाटर वेपर को कंडेंसेशन करती, क्लाउड बनाती और फिर रेनफॉल होता। वाटरशेड एरिया हो जाता है फिर। नहीं, वाटरशेड एरिया तो अब इधर वाला हो जाता। हाँ यही वाले। हाँ, जैसे वाटरशेड एरिया अब कौन सा है, ये सब, हाँ ये एरिया जो है आपका वाटरशेड एरिया कहलाता है। इन एरियाज में रेड एंड येलो सॉइल्स की प्रधानता है। ठीक है। अच्छा, ये जो वेस्टर्न घाट रेंजेस हैं, इनको अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को इधर जाना हो तो कैसे जाएगा? यहाँ के रहने वाले लोग इधर कैसे जाएंगे यात्रा करने के लिए? पहाड़ी पहाड़ है, बीच में पासेज हैं जिसके थ्रू थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पढ़ा है कभी? हाँ सुना है। ठीक है, तो नोट करिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये वो इम्पोर्टेंट पासेस हैं जिनके थ्रू हो करके वेस्टर्न घाट को पार किया जा सकता है। ये वो इम्पोर्टेंट पासेस हैं जिनके थ्रू हो करके वेस्टर्न घाट माउंटेन को पार किया जा सकता है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? थाल घाट, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट। ठीक है, पाल घाट यहाँ नीचे केरल से तमिलनाडु को जाने को मिलता है। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है ना? सर तमिलनाडु वाला कौन सा था? केरल और तमिलनाडु को पाल घाट जोड़ता है बेटा। भोर घाट मुंबई और थाने के बीच में अवस्थित है। थाने की पुणे। थाने की पुणे। पुणे बेटा, पुणे, हाँ ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच में। ठीक है, नोट कर लिया? चलो, और क्या यहाँ पे बच गया आपका? अब यहाँ जरा ऊपर देखिए आप लोग। ये जो हिमालय रेंजेस हैं इसके 3 इम्पॉर्टेंट रेंज हैं। अब यहीं पर वो एग्जाम्पल आपको जो मैंने दिया था लाइव दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैंने कहा था कि वेस्टर्न साइड में हिमालयास की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो क्या है? ज़्यादा है। और ईस्ट में कम है। जरा देखो, खत्म। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, फिर कम होती गई और आपस में सट के फिर यूं मुड़ गई, फिर यहाँ अंदर डूब गई और यहाँ बाहर निकल के अंडमान निकोबार बनाई। यहाँ पर अराकान योमा कहते हैं इसे, म्यांमार में क्या कहते हैं बेटा? अराकान योमा। ये जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ नीचे से भैया क्या खुल गया ये? नीचे से जो वो आती है साउथ वेस्ट मानसून, वो नीचे से आने वाली साउथ वेस्ट मानसून की एक ब्रांच होती है बेटा, जो कहाँ आती है? वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है। कहाँ आती है? नहीं, वापस से यहाँ आना पड़ेगा। इसी अराकान योमा के पास आती है। ये इस साइड वाली, एक तो ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और एक आती है वेस्ट बंगाल के साइड। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की साइड होते हुए ऐसे आगे पहुंचती हैं और यहाँ अराकान योमा से क्या करती हैं? टकराती हैं, और टकरा कर फिर रिटर्न होती हैं।
ऐसे। तो इस वजह से इस साइड में रेनफॉल ज़्यादा मिलता है। तो जब भी आपसे ये पूछे कि भारत के पूर्वी किनारों से लेकर के जब मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं तो उनके वर्षा का स्तर घटता जाता है या बढ़ता जाता है? कम होता जाएगा, रेनफॉल कम होता जाएगा। सेम इसी तरह अगर अरेबियन सी वाले पार्ट को देखें तो वेस्टर्न पार्ट में बारिश ज़्यादा होगी और इंटरनल पार्ट में बारिश कम होती जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और यहीं पर, अब मान लो यहाँ पर देखो ऐसे हवा डायरेक्ट निकल जाएगी ना, कोई रोकने वाला है हवा को? यहाँ से नहीं रोकने वाला है। दैट्स वाई पूरे भारत में बारिश जो है वह मई, जून, जुलाई, अगस्त में होता है, लेकिन भारत का एक रीज़न ऐसा है जहाँ बारिश दिसंबर, जनवरी, नवंबर में सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ? तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए सबसे पहले तटों का नाम लिखिए कि किसको क्या कहा जाता है। भारत में इम्पोर्टेंट कोस्ट के नाम हैं। इसको कहते हैं बेटा गुजरात से लेकर ये कच्छ वाला काठियावाड़ा कोस्ट, काठियावाड़ा कोस्ट। इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र से कर्नाटक का कुछ पोर्शन कोंकण। कर्नाटक में पूरा क्या बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज? कोंकणी। हाँ, कोंकणी कन्नड़ बोली जाती है। कोंकण और फिर उसके बाद कन्नड़। फिर नीचे केरल के कोस्ट को क्या कहते हैं बेटा? मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज भी होता है, पता है आपको? मालाबार नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल होता है। बहुत फेमस है, हर साल होता है मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। इन अदर हैंड बायलैटरल रिलेशनशिप जब हम लिखेंगे तो उसमें रणनीतिक महत्व में अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा है तो हम उसका एक पक्ष दिखाएंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं और ऑस्ट्र हिंद भी करते हैं। ऑस्ट्र हिंद भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। इसके अलावा यूएसए के साथ युद्धाभ्यास होता है, टाइगर ट्रम्प होता है। ये दो इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इनके द्वारा होता है। जापान के साथ हम धर्म गार्जियन करते हैं। ठीक है, युद्धाभ्यास नाम ही है उसका। हाँ, उसका नाम ही युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो एग्ज़ाम में आता है। देखिए आप ये सब नोट नहीं कर रही हैं मैम, वो एक एक पॉइंट नोट कर रही है। कैसे आप जानेंगी बताइए? कहीं ना कहीं आपको जैसे एक चीज़ बनाओ, या तो इस ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी का डिस्कशन है उसका एक सिंगल पार्ट तो चलेगा, उसके लिए एक अलग कॉपी तुम्हारी बन रही है, उसमें नोट करो। जो एडिशनल पॉइंट हो एक अपनी डायरी में एक हाथ कहीं फंसाए रखो। ठीक है, जैसे ये दो डायरी बताऊं, जैसे इसकी डायरी है नॉर्मल, इस पे ये बिटिया लिख रही है पूरा अपना नोट्स, और इसी में मैं लिखता रहता और सर के एडिशनल पॉइंट के लिए वेट करता रहता। यहाँ पर मैं वो एडिशनल पॉइंट डालते रहता, तो हमारा इतना 4-5 पेज 10 पेज मैं छोड़ देता कि एडिशनल पॉइंट वाला। तो इस तरह से अलग से एक ही में सारा ना मिल करके एडिशनल पॉइंट ये होता। सर मैं यहाँ तो ये कर रही हूँ, घर पे जाके मैं इसको फिर पढ़ती हूँ ना, तब वो क्या ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, एडिशनल पॉइंट्स के बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो डायरेक्ट हिट करेगा आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए, तो इसे मालाबार कहते हैं। ये है बेटा आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। इसी कोस्ट पर बारिश दिसंबर और जनवरी में होती है सबसे ज़्यादा, जून वगैरह में नहीं होती, जुलाई अगस्त में नहीं होती। इसके अलावा ये वाला कोस्ट जो है उत्तरी सरकार कहलाता है। नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार। ठीक है, उड़ीसा और बंगाल वाला कोस्ट। अब जवाब ये मिलना चाहिए, तो सवाल ये होना चाहिए वाई दिसंबर, रेनफॉल क्यों दिसंबर में ही होता है कोरोमंडल कोस्ट में, तमिलनाडु में? जवाब ये होगा। अब दिसंबर का महीना आ गया है भैया, यानी पृथ्वी का पोजीशन कुछ यूं है, पृथ्वी का पोजीशन कुछ यूं है, ऐसे ही है पृथ्वी, यानी नॉर्थ पोल दूर है, साउथ पोल करीब है। और ऐसे में भारत के कुछ हिस्सों में, पूरे हिस्सों में इधर क्या चल रहा है, नॉर्थ में ठंड अभी चल रही है, यही कंडीशन चल रही है। अब मुझे बताओ
भारत और पूरे कॉन्टिनेंट में ऊपर हाई प्रेशर बना है कि लो प्रेशर? जहाँ ठंड है वहाँ क्या बनेगा? हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है बेटा, हाँ भाई हाई प्रेशर बना हुआ है। चलिए वापस से पहले बारिश को समझाते हैं। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये ऐसे रहेगा, मेरा हाथ चेंज होगा, हाथ यूँ आएगा ऐसे। अब ये है भारत का, ये है पृथ्वी का पोजीशन मई जून। ठीक है, मैं थोड़ा और ये पृथ्वी का पोजीशन है। नॉर्थ पोल करीब है, साउथ पोल डिस्टेंस पर है। भारत का पोर्शन ले आइए सामने, आ जाइए भाई। अब ये देखिए, ये पृथ्वी पर ऐसे यूँ सीधा रखते हैं तब क्लियर होगा। अब देखो, ये देखो, ये भारत दिख रहा है यहाँ पे। अब जरा देखो, यहाँ पर 0 डिग्री तो हमेशा सामने रहता है, किसी भी पोजीशन में रखो, यूँ रखो, और या फिर इसको ऐसे ले आएंगे ना, यूँ रखो। कभी भी 0 डिग्री देखो हमेशा सूरज के पास है, सूरज मेरा खोपड़ा है, समझ गए? ठीक, अब वापस से मैं इधर चल रहा हूँ, गर्मी का दिन ला रहा हूँ। गर्मी का दिन आया, अब बताओ कॉन्टिनेंट की क्या स्पेशलिटीज़ होती है? वो तेज़ी से गर्म होती है और तेज़ी से, बट वाटर लेट से गर्म होगी और लेट से ठंडी होगी। यानी मई जून में तेज़ी से ये ऊपर वाले पार्ट तड़प रहे हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है, और नीचे वाला पार्ट आराम से है अभी, क्योंकि यहाँ अभी ठंडक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा ओशन में, और कॉन्टिनेंट पे सारे तो हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू, दैट्स वाई यहाँ से हवाएं, यहाँ इतना ज़्यादा हाई लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ये सारी विंड अट्रैक्ट होके यहाँ से टकरा के ऐसे मुड़ती जाएंगी। अब क्यों साउथ वेस्ट में मुड़ जाती है? एक तो यहाँ हाई लो प्रेशर बुला रहा है, हाँ, डायरेक्ट कि हमारे करीब आओ, और यहाँ पर दूसरा ये हवाओं को आगे नहीं जाने का रास्ता मिल रहा है, यहाँ टकरा जा रही है। किससे? यहाँ पर देखो सुकोत्रा आइलैंड और ये ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका से, यहाँ से टकरा करके ये यूं मुड़ जाती हैं। मुड़ क्यों जाती हैं भैया? क्योंकि उनकी प्रकृति है, बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स की वजह से नॉर्थ वाली हवाएं अपने दाहिने साइड और ये वाली हवाएं बाएं साइड मुड़ जाती हैं। अब ये हवाएं यहाँ मुड़ गई ऐसे, तो अब भारत के डायरेक्शन को समझो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और हवाएं ऐसे आ रही हैं तो उसको साउथ वेस्ट ही तो बोलेंगे, ये साउथ वेस्ट से आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट रोको। अब ये हवा ऐसे आई, एक अरेबियन सी की ब्रांच बनी और अब बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बनी। ये अरेबियन की ब्रांच, और एक ऐसे जाके हवा ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर कोई भी रोकने वाली चीज है? पैरेलल पड़ रहा है ईस्टर्न घाट। अब जरा कंडीशन बदलो, अब हो गया तुम्हारा जाड़े का सीजन। ठीक है, जाड़े का सीजन यूं, अब यूं आ गया। अब इसका मतलब ओशन गर्म हो रहे हैं और ऊपर का पोर्शन, यानी अब कॉन्टिनेंट पे क्या हो चुका है? हाई प्रेशर बन चुका है, और सूरज की किरणें जो यहां पर थी 23.5 डिग्री के पास, वह नीचे घसकते घसकते अब कहां तक आ रही हैं? डायरेक्ट रोशनी कहां तक आएगी? लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। सूरज की डायरेक्ट सनरेज सिर्फ 23 डिग्री हाफ एंड साउथ में रहती है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, बाकी जगह स्कैटर्ड पड़ती है, तिरछी पड़ती है। पोर्शन क्लियर है कि नहीं है ये पॉइंट? अब मुझे बताओ कि इसमें हाई प्रेशर बना है ऊपर और समुद्र में लो प्रेशर, तो हवाएं, तो अब क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर बन चुका है, हाईली तिब्बत के पठार पर ठंडा हो गया है, बर्फ जम चुके हैं, जबकि सूरज की किरणें नीचे घसक रही हैं। नवंबर के बाद से नीचे 23 सितंबर के बाद से नीचे घिसकना शुरू हो जाती है, दक्षिणायन होने लगता है सूर्य उत्तरायण से। ठीक है, तो अब इस पोजीशन में क्या हुआ? इधर आपका क्या बना हुआ है? लो प्रेशर, लो प्रेशर, तो अब हवा हाई प्रेशर से क्या होगी? लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी जो साउथ वेस्ट से आ रही थी अब नॉर्थ ईस्ट से हवा आने लगेगी इधर। तो अब नॉर्थ वेस्ट से लौटता हुआ, रिटरिंग मानसून कहते हैं ना उसको, लौटता हुआ मानसून। अब जब ये पोजीशन बना है तो अब यहाँ सामने क्या पड़ गया? ईस्टर्न घाट पड़ गया, पर्वत। तो अब यहाँ पे ये हवाएं आकर रुक गई और भयानक ओशन का पार्ट, तो इवोपोरेशन ज़्यादा, और इवोपोरेशन ज़्यादा तो वाटर वेपर ज़्यादा, और आगे पहाड़ी है। दैट्स वाई कोरोमंडल में दिसंबर में बारिश होती है। मज़ा आया कॉन्सेप्ट जान के? ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लेटेस्ट स्टेट बनने वाला 28वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। 2 जून 2014 को किससे अलग होके बना था? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल बोलो। तुम लोगों को अपना स्टेट और कैपिटल नहीं पता है, यही क्लियर करो। चलो चलो फटाफट बताओ। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। लद्दाख लद्दाख। लेह के पास, ठीक है। चलो दूसरा पंजाब चंडीगढ़। हरियाणा हरियाणा और पंजाब दोनों का चंडीगढ़, ठीक है। हिमाचल शिमला, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। और नीचे और राजस्थान जयपुर। जयपुर। हरियाणा बता दिया है आपने। इसके अलावा अब उसके नीचे उत्तराखंड, ये भी बता दिया। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश से अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। बिहार पटना। बिहार के नीचे वेस्ट बंगाल, कोलकाता। उसके नीचे उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, उसका अमरावती। अमरावती अमरावती रिवर भी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती, ठीक है ना। जस्ट मिनट, गोदावरी की नहीं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको रीचेक करिएगा, ठीक है। एक बार रीचेक करिएगा फटाफट, जरा रीचेक करिए। अमरावती कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अमरावती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। जरा एक बार सर्च करें। अमरावती कावेरी की है ना, चलो ठीक है, इसको सही कर लो बेटा। अमरावती जो है कावेरी की इम्पोर्टेंट सहायक है, ठीक है। और यहीं पर अमरावती जो है इसका कैपिटल बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भारत की AICT भी ये बन रही है, ठीक है। चलिए और क्या बता रहा था मैं, हाँ कैपिटल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ठीक है। केरल की तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोवा 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात कैसे भूल सकते हैं आप लोग? 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात दृश्यम नहीं देखी है यार? देखो भाई, देखा है? 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को वो पुलिस वाला कहता है मैं अपनी पत्नी का बर्थडे भूल सकता हूँ, बच्चे का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात नहीं भूल सकता। चलो तो पणजी हो गया महाराष्ट्र, मुंबई गुजरात, अहमदाबाद की गांधीनगर, ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल। उसके नीचे और कौन सा पड़ेगा? मध्य प्रदेश के नीचे तेलंगाना, हैदराबाद हो गया। बगल में छत्तीसगढ़, रायपुर, ठीक है। ऊपर झारखंड, रांची, ठीक है। और कोई बचा यहाँ पर अभी? इधर का हो गया क्लियर। नॉर्थ ईस्ट में चलो, सिक्किम, गंगटोक, असम आज क्लियर हो गया। डिब्रूगढ़ वाला, डिब्रूगढ़ सेकंड कैपिटल ऑफ दिसपुर बन रहा है। और उत्तराखंड का गैरेसन सेकंड कैपिटल है, गैरेसन ऐसा कुछ नाम है, गैरेसन। उत्तराखंड का सेकंड कैपिटल गैरेसन, गैरेसन ऐसे करके है, एक बार देख लीजिएगा, इसी नाम से है, ठीक है। दिसपुर हो गया असम का। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल। यहाँ पे अभी कौन सा शासन चल रहा है? प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल क्या है? 356 356, ठीक है। चलिए उसके नीचे मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। चलिए हो गया। हाँ मिजोरम की कैपिटल बताओ।
आपसे नहीं पूछे, इनसे पूछ रहे। मिजोरम इम्फाल, तो मणिपुर की मिजोरम का आइजोल, आपसे पूछा था। मैक्सवेल। चलिए त्रिपुरा बताइए। अगरतला, अगरतला। मेघालय दिसपुर। तो असम की क्या है? नहीं, एक मिनट। आसाम सही दिसपुर। करिए इसको। एक काम करिए, आप कल अपने हाथ से भारत के पूरा मैप बनाएंगे, ठीक है, उसमें स्टेट को कैटेगराइज करेंगी और उसकी कैपिटल लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। आप सब करिए इसको, ठीक है, होमवर्क नोट करें और इसका पूरा रिवीजन होना चाहिए। कल मंडे को क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आप लोगों से कैपिटल पूछेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरी तो आप लोग जानते हैं ना, ये जो बता रहा है, ठीक है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनने वाला डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, द रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा सुंदरी नामक मैंग्रोव की ट्रीज हैं, दैट्स वाई दिस एरियाज आर आल्सो नोन एज सुंदरी फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम और आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में लार्ज हिमालयाज, बृहद हिमालय, मिड हिमालयाज, सबसे कहाँ गया आपका बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फिर आपका मिड हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री के साउथ में है, यानी लार्ज हिमालयाज के नीचे मिड हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय इसे बोलते हैं। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहीं पर हैं, जैसे मसूरी, देहरादून, ठीक है, ये सब नैनीताल वगैरह इसी रेंज में पड़ते हैं। इसके अलावा 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पर शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है और शिवालिक कटी फटी है। बाकी 2 तो सतत हैं, लेकिन शिवालिक टूटी फूटी है, याद रखिएगा। नदियों ने काट छांट दिया है और हवाओं ने काट छांट दिया है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून और हवाएं टकराती हैं तो पहले शिवालिक ही सामने पड़ती है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए एलुवियल सॉइल, एलुवियल निक्षेप यानी डिपोजिट सेडिमेंट्स से बना है। सर ये जो शिवालिक आप बता रहे हैं, ये तो जो इधर हिमालय खत्म होने लगता है वही है तो सबसे वही लास्ट आता है। पोर्शन साउथ वाला, यानी तुम जाओगी तो शुरुआत पड़ेगी। हम जाएंगे तो पहले शिवालिक, फिर मिड और फिर बृहद, ठीक है। ट्रांस तो बहुत पुराना हुआ, वो हिमालय के बनने से पहले अवेलेबल था ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और है डियर, यहीं पे बता देता हूँ। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पहले पता करना होगा, जरा पता करो तो। पूर्ववर्ती नदियाँ, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, पूर्ववर्ती रिवर, पूर्ववर्ती रिवर। पूर्ववर्ती नदियाँ, ये हाथ से लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या आ रहा है वर्ड, जरा टर्मिनोलॉजी बताइए एक बार। एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, प्राचीन नदियाँ जिसको प्राचीन नदियां भी कह सकते, पूर्ववर्ती। अब इसके शब्द से समझो, पूर्ववर्ती, जो पूर्व में जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में हमेशा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ये सभी क्या हैं, एंटीसीडेंट्स रिवर हैं। यानी यह हिमालय के बनने से भी पहले क्या थी, फ्लो कर रही थी। लेकिन जब हिमालय बन गया तो भाई बीच में पहाड़ उठ गए, तो इन नदियों ने हिमालय को काटा और फिर अपना वही पुराना रास्ता अपनाया। दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ रिवर इज ऑल्सो नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियाँ। यानी वो नदी जो अपना पुराना मार्ग वापस से तय करती है और पर्वतों को काटकर अपने पुराने मार्ग पर प्रवाहित होती है, वह पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे हिमालय के बनने के बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, सतलज, ये सभी क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने हिमालय को काटा है और आगे बढ़ी हैं, ठीक।
ठीक है, चलिए। जैसे बेसिक एग्जांपल सिंधु नदी तंत्र ही दिखा रहा है। ठीक है, गंगा भी है बेटा। कहाँ से थी? ये अभी पहले तो से मान यूरेश लीजिए, फिर आती कहाँ से थी? अभी तो मान लीजिए हम ये बोलते हैं यहाँ हिमालय से निकलती है, यहाँ से तो ट्रांस हिमालय से निकलती थी। नहीं 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 नहीं, वहाँ पर पहले से अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये भारत का ये जो पोर्शन है ये आ करके यहाँ पर टकराया यूरेशिया के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले से ग्लेशियर ऊंचा स्थान अवेलेबल था, ऊंचा स्थान पहले से अवेलेबल था, वहाँ से उन नदियों का फ्लो होता रहता था। आपका पूरा एक तंत्र था जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र तंत्र कहा जाता है। ये आपस में फ्लो करने वाली नदियाँ थी नीचे नीचे से। ठीक है, लेकिन जब फोल्ड हुआ और माउंट बन गई तो एक तो इनको ग्लेशियर मिलने लगा, ग्लेशियर मिलने लगा, और दूसरा ये माउंटेन ने इनके रास्ते को ब्रेक किया तो ये रास्ता अपना पुराना उनको काट कर फिर से बना ले। ठीक है, ये पहले से अवेलेबल नदियाँ थी। ठीक है, दूसरा एक और साक्ष्य मिलता है, एक और बात होती है कि जब पहला बना, फर्स्ट वाला बना, तो उसके बाद वो उठ गया, अब वापस से फिर लड़ाई हुई दो प्लेटों में, तो फिर दूसरा बेल्ट बना और फिर तीसरा बना। तो अब पहले वाला बन गया और वहाँ से वो नदियाँ क्रिएट होने लगी, तो दूसरे वाले बेल्ट उसके सामने आ गए, यानी मिड हिमालय और शिवालिक, तो उनको कट करके भी ये आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला है और यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेनली क्या पाए जाते हैं आपके? नागफनी पाई जाती है, कैक्टस पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, फटाफट नोट करिए। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनका नेचर कैसा होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से इन्होंने अपनी पत्तियों को क्या बना लिया है? कांटे वाला बना दिया है, और अपने स्टेम को क्या बना लिया है? तनों को स्टोरेज कर लिया वाटर का, गद्दीदार हो गए। ठीक है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, प्रायद्वीपीय पठार का। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि जो साउथ का पोर्शन है और प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें शिलांग का प्लेट्यू भी इसका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अलग नहीं है। शिलांग प्लेट्यू ऑफ मेघालयाज, ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया अरावली से शुरू होती है और शिलांग के प्लेट्यूज तक जाती है। ठीक है, अब ये गैपिंग कहाँ से आई? गैपिंग आई है मालदा गैप से। मालदा गैप क्या कहते हैं भैया? आओ वापस से देख लो, याद करो, मैंने तुमको कहा था कि हमारी जो भारत का नक्शा है वो इस मूवमेंट में क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है, इस नोड पर लगा रहा है। तो इस प्रेशर लगाने के जोन में यहाँ पर ये बीच में ब्रेक पड़ गया, यानी ये जो माउंटेन रेंजेस थे वो क्या हो गए? थोड़े से ब्रेक हो गए। तो यहाँ का प्लेट्यू रीजन अलग हो गया और बीच में नदियाँ आ गई और नदियों ने अपना सेडिमेंट दे करके यहाँ पर पूरा एलुवियल सॉइल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर आपका प्लेट्यू है और यहाँ पर ये आपका प्लेट्यू है, बंगाल उंगाल वाला, छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है, तो अब बीच में एक गैपिंग आ गई, इसी को मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, अरावली सर सबसे पुराना प्लेटू है विश्व का। अरावली प्लेट्यू नहीं है बेटा, वह पर्वत है, वहाँ से शुरू होती है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट आया है वो इसी के सेविंग के लिए, क्योंकि वो माइंस वगैरह का वो मिल रहा है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्यन और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा नॉर्थ टू साउथ जानना होगा। सबसे ऊपर विंध्यन, फिर बीच में सतपुड़ा, अब बीच में जो वैली बनी यहाँ नर्मदा, और यहाँ जो वैली बनी वहाँ पर तापी। ठीक है, यानी ये विंध्यन रेंज, ये सतपुड़ा रेंज, नर्मदा ऊपर, नीचे तापी। ठीक है, ये रिफ्ट वैली से बहने वाली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। ठीक है, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, बीच बीच में पूर्वी घाट क्या है? ब्रेक है।
जब इन पठारों में खनिज, कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूरब में क्या है? कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। और मैंने अभी आपको बोला कि वेस्टर्न साइड वाला जो कोस्टल प्लेन है वह नैरो है और ईस्टर्न साइड वाला जो कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉड है, चौड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आ गया कोरल्स का, प्रवाल्स। प्रवाल जानते हैं? ये जूजेंथिलाई बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, आपका हाइक पर बनता है। ओशन के अंदर जो ऊंचे स्थान है, आपका पर्वत पठार वगैरह जो है अंदर ओशन के, उसके बेस पर ये धीरे धीरे अपनी स्टोरेज बढ़ाते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं सनलाइट की तरफ, क्योंकि सनलाइट जहां होगा अच्छा वहीं पर कोरल्स पाए जाएंगे। यानी सर यानी सर यानी सर कोरल्स जो पाए जाते होंगे ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाते होंगे, उसके ऊपर के अक्षांशों में कोरल्स, क्योंकि कोरल के लिए एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, याद रखना। और इसी तरह बहुत ज़्यादा सैलिनिटी भी मार देती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी कोरल्स को मार देता है। इसीलिए जहाँ भी नदियाँ अपना पानी डिपॉजिट कर रही हैं ओशन में, वहाँ कोरल्स नहीं है। ठीक है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते 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 काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। भारत में कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूरी तरह से कोरल से बना हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप कोरल से बना है, उसमें एटॉल बहुत ज्यादा है। एटॉल कोरल्स का ये वाला रूप, एक चाप की तरह से, यानी इधर पानी और ये आकृति कोरल्स की, इसको एटॉल कहते हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत चौड़े, वहां पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब ये जो सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस आपका नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस है। सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। ठीक है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। अंडमान निकोबार माउंट एवरेस्ट के जो बचे हुए हैं उससे बनी हुई है। हाँ। और लक्षद्वीप अराकान योमा का पोर्शन आगे आके समुद्र में डूब गया और कुछ पोर्शन जो ऊपर उठा और सपाट हो गया, उसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है जो बाउंड्री पर है। ठीक है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ ही दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये सभी द्वीप समूह बहुत प्रभावित हुए थे, कई सारे डूब गए थे। दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग इज मच डेंजरस फॉर द आइसलैंड्स, because if some waters of ocean is increases then maximum portion of the Iceland is अंग्रेजी ठीक था? समझ गए? प्रवाल देख एक बार इंग्लिश में बता दीजिए। कोरल्स, कोरल रीफ बोलते हैं बेटा, कोरल रीफ्स। ठीक है। अब इसी 2004 की आई सुनामी की वजह से भारत का कान खड़ा हुआ और उसने कहा कि भाई हम लोग तो प्रिपेयर ही नहीं है ऐसी किसी बड़ी आपदा के लिए, किसी डिजास्टर के लिए। तो हमारे 2005 में एक और मजबूत कानून मिला भारत को, NDMA एक्ट। NDMA एक्ट 2005 में पास हुआ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है। मनमोहन सिंह सरकार की यही तो खूबसूरती है, नागरिकों को सशक्त करने के लिए मैक्सिमम कानून बने जो रियल में अधिकार देते हो।
वर्तमान में तो खैर नाम बदलने में ही मज़ा आ रहा है। कोई ऐसा अधिकार जो बड़ा नागरिकों को मिले नहीं। यहाँ तो नागरिक अगर कोई सवाल पूछ दे तो दिक्कत, तुरंत वीज़ा तैयार, आप भारत के हैं ही नहीं, कौन हैं आप। और कहो अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड हो तो उसका तो टिकट पक्का कटना है। हाँ, तो भारत में कुछ अलग ही कहानी इस वक्त चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्टिंग में मनरेगा स्टार्ट किया, क्या शानदार काम। कोविड के ड्यूरेशन में भी सबसे बेहतरीन लोगों को संभाल रखा किसने? मनरेगा ने। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट सामने सरकार और विभाग के सामने खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं आप, आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को नहीं देगी तो आपको मुआवजा मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हुआ, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ऐसे बड़े शानदार शानदार काम हुए। हम तो इस पिछले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखते हैं जिससे नागरिक मजबूत हो आपका। 2008 या 9 में आया था बेटा ये, एक बार चेक कर लीजिए, 2009 में ही आया था शिक्षा अधिकार अधिनियम, चेक करिए, ठीक है। वो तो 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट बना था, बट शिक्षा को अधिकार बनाने के लिए एक्ट पास किया गया था 2009 में, ठीक है। सर्च करिए, समझ गए सभी लोग। चलिए, और क्या बताने वाला था मैं, हाँ, इसी NDMA के तहत एक फोर्स क्रिएट किया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इसका 3 स्ट्रक्चर बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत को कितने भौतिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है? हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ फिजिकल इंडिया? कई सारा किया जा सकता है भाई, बताओ। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक है। हाँ, 7 देशों से जुड़ी, उनके नाम बताइए फटाफट। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, सबसे ज्यादा किससे? बांग्लादेश, उसके बाद? चाइना, उसके बाद? पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, फिर? इधर नेपाल, फिर? और इधर भूटान, बांग्लादेश, नहीं म्यांमार, जो भाई है क्या, भूटान ही तो है वो, भूटान, इधर आप अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा तो किससे बॉर्डर शेयर? बांग्लादेश। बचपन नोट करिए, बांग्लादेश से तो फिक्स है। बचपन नोट कर लीजिए, बचपन, ठीक है, क्लियर। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, अच्छा ऐसे, ये भारत का बचपन है, ठीक है, हाँ पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है। उसके बाद म्यांमार का स्थान आता है, फिर उसके बाद भूटान का, और तब लास्ट में अफगानिस्तान का, ठीक। वही MBA कर लें, बचपन में यही मैंने फॉर्मूला बनाया था, बचपन में MBA करो, ठीक है। चलो लिखो, बचपन में MBA। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरेबियन सी की तरफ, नर्मदा और तापी। नर्मदा पर 2 फेमस आपके वो पाए जाते हैं वाटरफॉल, कौन कौन से बताइए। नर्मदा नदी पर 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पाए जाते हैं, दैट इज धुआंधार वाटरफॉल और एक और है, सर्च करिएगा पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। वाई सुंदरबन डेल्टा? क्योंकि सुंदरी ट्रीज वहाँ है। कौन सी ट्रीज? मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव सुंदरी। मैंग्रोव्स याद रखना, कुछ स्पेशलिटी बता दे रहा हूँ। मैंग्रोव्स कभी भी अपने बीज धरती पर नहीं गिराते, क्यों? गिराएंगे सैलाइन वाटर है, बीज बर्बाद हो जाएगा, अंकुरित यानी ऊपर ही ऊपर उनके अंदर निषेचन होता है, उनमें मेल फीमेल का जो निषेचन है वो ऊपर ही ऊपर होता है, इसका मतलब बीज नहीं बनता, बीज बनता है ऊपर ही ऊपर बनता है, ट्रांसफर हो जाता है, अच्छा, ठीक है। पॉलन
पौधे, हाँ। अब दूसरा वो जाल बनाते हैं, भयानक जाल। इससे क्या फायदा होता है? ओशनिक वेव्स और साइक्लोन वगैरह में वाटर की स्पीड को तोड़ देता है। इससे कोस्टल लाइन बचा, कोस्टल एरिया बचा, मिट्टी बची। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा मैंग्रोव्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यह आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, और दलदली भूमि पर बहुत से जीवन निर्भर होते हैं। ठीक है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ, 8। यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली, दिल्ली हो गया, और उधर नहीं, अपने उंगली पे काउंट करो। अब बताओ। दिल्ली, और इसके बाद इधर चंडीगढ़, दमन एंड दीव, और दादर एंड नागर हवेली उधर साथ में ही है। उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और कितना हुआ? 5 हुआ। दादर एंड नागर हवेली और एक साथ दमन ये सब कल तैयार हो जाना चाहिए मैप में। ठीक है, चलिए। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्योंकि ये मैदानी है। यहाँ पे तो क्या फायदा है? यहाँ पे प्लेन्स है, हाँ उपजाऊ भूमि है। सॉइल है और रिवर्स ज़्यादा है। हाँ, उसके अलावा एक मैदान है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हो बहुत सकता है। बढ़िया। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ प्रवाल क्योंकि ये प्रवाल्स की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रवाल्स इतने ऊपर आ गए हैं और सपाट हो गए हैं कि वहां पर रहा जा सकता है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, शिवालिक। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में, यही मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है। खंबात की खाड़ी जानते हैं आप कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात, पता है ना? वेस्ट साइड। नहीं पता? सर वो गुजरात साइड में जो आप बता रहे थे उस दिन, लोथल वाला। ये वाला पोर्शन खंबात की खाड़ी, यह कक्ष की खाड़ी, और यहीं पर लोथल है। यहाँ पर धौलावीरा है कक्ष में, धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का धौलावीरा। ठीक है, ये एक ऐसा साइट था जहाँ पर 3 स्ट्रक्चर में शहर बसा था, सिर्फ एकमात्र सिटी जहाँ 3 स्ट्रक्चर पाया गया, बाकी सब जगह 2 है, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप और मालदीव। लेकिन भारतीय पूछा है ना, सिर्फ ये होगा। और इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री का लैटिट्यूड लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। अरबियन सी पूछ रहा है, अरबियन सी। इसी को कहते हैं कि आंख के अंधे नाम नैन सुख। ऐसा ही सिल्ली मिस्टेक एग्जामिनेशन में होगा, हम ये पढ़ेंगे ही नहीं कि पूछ रहा अरब, हम भारतीय द्वीप समूह फटाक से 1 ABCD 2 3 3 सही। और इसी तरह क्या होता है, घर आके पता चलता है घर आई एक नन्ही परी जिसका ना दिमाग काम कर रहा है ना कुछ। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली। भारत का क्षेत्रफल अप्रॉक्स 32.8 वर्ग लाख किलोमीटर। महान हिमालय को बोलिए। क्या कहते हैं? और बृहद हिमालय कहा जाता है, और भी कुछ कहते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। हाँ, हिमाद्री कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वर्ल्ड में 7वें नंबर पे। नर्मदा अरेबियन सागर में। भारत को लगभग मिड पार्ट से गुजरने वाली लैटिट्यूड कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। अब आ गया भारतीय जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। बट सर की क्लास होगी अब आई थिंक 3:30 बजे। ठीक है, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन नोट करिए। इस क्वेश्चन को कल लिख कर ले आइएगा अच्छे से और मुझे दिखाइएगा। हाँ वही मंडे। बजट कल ज़रूर देखिएगा आप सब लोग प्लीज़। ठीक है, नहीं परसों आएगा, परसों आएगा, कल नहीं आएगा, तुम सोए रहना। ठीक, हाँ नोट करें।
भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। भारत की भौतिक, डिस्कस द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक स्वरूप, क्या बोला था मैंने पहला? विशेषताओं। भारत की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए तथा उसके पश्चिमी और पूर्वी घाट मैदानों को समझाइए। एंड एक्सप्लेन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, समझा लोगे? चलो ज़रा बताओ मुझे। तो आज की क्लास कैसी रही आप सबकी? कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मौज से रिवीजन करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।